इतिहास राजाओं का लिखा जाता है, लेकिन असल संघर्ष उन पिताओं का होता है जो अपनी हड्डियों को गलाकर अपने बेटों के सपनों की नींव भरते हैं। मंगलपुर के इस खेत की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, एक किसान का लहू भी मिला हुआ था। आज पूरब वाली क्यारी में पानी देना है। अर्जुन सो रहा है, उसे अभी नहीं जगाऊंगा। बेचारा कल देर रात तक उन व्यापार की किताबों को पढ़ता रहा था। पिताजी, ये धूप आज जान ले लेगी। आप पेड़ की छांव में बैठिए ना, मैं बाकी का काम निपटा दूंगा। बेटा, ये धूप किसान का कहना है। अगर ये नहीं तपेगी तो फसल कैसे पकेगी? तू थक गया है, थोड़ा पानी पी ले। पिताजी, कब तक? हम जितनी मेहनत करते हैं उसका आधा भी हाथ नहीं आता। पिछले साल खाद के पैसे चुकाने में ही सारी कमाई चली गई। मैं सोच रहा था, अगर हम शहर जाकर छोटा सा भी व्यापार शुरू कर पाए। बेटा, व्यापार के लिए पैसा चाहिए और हमारे पास सिर्फ ये चंद बीघे जमीन है। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा तो बस यही सपना है कि तू एक दिन साहब बने, पर ये करीबी की बेड़ियां। पिताजी, आपकी बातें सुनकर हौसला तो मिलता है, पर जब आपकी ये कांपती हुई उंगलियां और ये फटे हुए पैर देखता हूं तो कलेजा फट जाता है। मैं चाहता हूं कि आपका नाम रोशन करूं, एक सफल व्यापारी बनकर आपको आराम की जिंदगी दूं। अरे हरिचंद, क्या अभी भी खेत में ही रमे हुए हो? सूरज ढलने को है, अब तो घर की राह पकड़ो। बस हरनाम, थोड़ा सा काम और है। तुम बताओ, तुम्हारे खेत में बीज पड़ गए? हाँ भाई, मैंने तो सब निपटा लिया। वैसे हरी, मैं देख रहा हूँ अर्जुन अब जवान हो गया है। इसे कब तक इस धूप में झोंकोगे? इसे शहर क्यों नहीं भेज देते? आजकल तो खेती में बस गुजारा ही होता है। हरनाम, कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा सुखी रहे, पर बीमारी, घर का राशन और दवाइयों के खर्च में 1 रुपया नहीं बच पाता। नया काम शुरू करने की हिम्मत कैसे जुटाऊं? हरनाम काका, मैं पिताजी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बुढ़ापे में मेहनत करते रहेंगे और मैं शहर में मजे करूंगा? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अर्जुन बेटा, तेरी ये सोच ही तुझे महान बनाएगी। पर याद रखना, कभी कभी उड़ान भरने के लिए जमीन छोड़नी पड़ती है। हरी, तुम इसे समझाओ। पिताजी, खाना तैयार है, आइए। बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ढीली लग रही है, तू खा ले, मैं बस सो जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आज धूप में ज्यादा काम मत कीजिए। आपने फिर वही जिद की। कल से आप खेत पर नहीं जाएंगे, सारा काम मैं अकेला करूंगा। अर्जुन, जब तक इन हाथों में जान है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू व्यापार के सपने देखता है और मैं उन सपनों को सींचने के लिए मेहनत करता हूं। मेरी फिक्र मत कर। पिताजी, आपका शरीर अब साथ नहीं देता। अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो मैं व्यापार करके भी क्या पालूंगा? आपकी बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं, पर आपकी ये जिद मुझे डराती है। बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया है। मैंने तेरे लिए अनगिनत सपने देखे। तू बस हार मत मानना। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। अगला दिन अर्जुन के बार बार मना करने के बावजूद हरिचंद खेत में पहुंच जाते हैं। अर्जुन पास की क्यारी में काम कर रहा है। पिताजी, रुक जाइए, देखिए आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ये आखिरी कोना बाकी है। इसे जोत दूं तो कल बीज बो सकेंगे। हरिचंद के हाथ से कुदाल छूट जाती है। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। अर्जुन चिल्लाते हुए दौड़ता है। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए, कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो। गांव का छोटा सा घर, रात का सन्नाटा। हरिचंद चारपाई पर बेहोश पड़े हैं। अर्जुन पास बैठा उनकी हथेलियां रगड़ रहा है। मैं कितना मूर्ख था। उनके सपनों के लिए मैंने उन्हें ही खतरे में डाल दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं व्यापार का क्या करूंगा?
ये मिट्टी, ये खेत, सब उनके बिना वीरान है। सुबह होते ही वो वैद्य जी को बुलाने दौड़ता है। अर्जुन, तुम्हारे पिता की हालत बहुत नाजुक है। शरीर पूरी तरह थक चुका है। इन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा काम किया है। अगर इन्हें अब आराम नहीं मिला तो ये फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। वैद्य जी, कोई भी जड़ी बूटी दीजिए, बस इन्हें ठीक कर दीजिए। मैं कल से इन्हें खेत की धूल भी नहीं छूने दूंगा। मैंने इलाज कर दिया है, पर असली दवाई आराम है। इन्हें किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक बोझ मत देना। कुछ दिन बीतते हैं। हरिचंद थोड़े बेहतर हैं, पर बिस्तर पर हैं। अर्जुन अब दिन रात अकेले खेत में पसीना बहा रहा है। वो अपनी व्यापार की किताबों को एक कोने में रख देता है। उसकी आंखों में अब सपनों की जगह जिम्मेदारियों का बोझ है। शाम का समय, अर्जुन थककर घर लौट रहा है। तभी रास्ते में उसे एक शानदार सवारी दिखाई देती है। एक भव्य सेठ धनराज अपने सेवक के साथ खड़ा है। वो अपनी जमीन की ओर देख रहा है। रामू, मुझे इस जमीन की सही जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही? अगर व्यापार शुरू करना है तो यहाँ की मिट्टी का मिजाज समझना होगा। क्या इस गांव में कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति नहीं है? अर्जुन पास से गुजरता है। वो रुकता है। उसके फटे हुए कपड़े और चेहरे पर जमी धूल उसकी गरीबी बताती है, पर उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक है। सेठ जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस जमीन के बारे में आपको वो सब बता सकता हूँ जो कोई नक्शा नहीं बता पाएगा। तुम एक साधारण किसान? किसान का बेटा हूँ सेठ जी। मिट्टी की रग रग पहचानता हूँ और व्यापार की भाषा भी समझता हूँ। सेठ धनराज के चेहरे पर है, जो अर्जुन की बातों से चकित हैं। धूल भरी सड़क पर अर्जुन खड़ा है। उसकी आंखों में गरीबी का बोझ नहीं, बल्कि ज्ञान की चमक है। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन तजुर्बा जिंदगी की भट्टी में जलकर आता है। अर्जुन ने खेत में सिर्फ हल नहीं चलाया था, उसने कुदरत के व्यापार को समझा था, और यही समझ आज उसकी किस्मत का दरवाजा खटखटा रही थी। बेटा, तुम कह रहे हो कि तुम इस जमीन की नस नस पहचानते हो। मुझे यहाँ एक बड़ी अनाज मंडी और गोदाम बनाना है। बताओ, क्या ये जगह सही है? सेठ जी, आप व्यापारी हैं, मुनाफे को देखते हैं, लेकिन एक किसान जमीन की वफादारी देखता है। ये जमीन उपजाऊ तो है, लेकिन इसका असली फायदा इसका स्थान है। यहाँ से 3 दिशाओं में रास्ते निकलते हैं जो आसपास के 10 गांवों को जोड़ते हैं। अगर आप यहाँ गोदाम बनाएंगे तो किसानों को शहर नहीं जाना पड़ेगा, वे यहीं अनाज लाएंगे। आपका परिवहन का खर्चा आधा हो जाएगा। लाजवाब। तुमने तो वो बात कह दी जो मेरे बड़े बड़े मुनीम नहीं सोच पाए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अर्जुन है सेठ जी। अर्जुन, मुझे तुम्हारे जैसे ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले नौजवान की तलाश है। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर मेरे मुख्य दफ्तर का काम देखोगे? मैं तुम्हें रहने की जगह और अच्छी तनख्वाह दूंगा। रात का समय, घर में शांति है। अर्जुन अपने पिता हरिचंद के पैर दबा रहा है। वो झिझकते हुए सेठ जी का प्रस्ताव बताता है। पिताजी, सेठ जी मुझे शहर बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके व्यापार का हिसाब किताब देखूं। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। तू अभी तक यहाँ क्यों बैठा है? तैयारी कर। पर पिताजी, आपकी सेहत, खेत का काम, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे कि बेटा पैसा कमाने शहर चला गया और बाप को बेसहारा छोड़ दिया। लोगों का काम कहना है अर्जुन, पर एक पिता का काम अपने बेटे को पंख देना है। तू यहाँ रहकर मेरी सेवा करेगा तो मेरा शरीर तो सुखी रहेगा, पर मेरी आत्मा हर पल मरेगी। मैं चाहता हूं कि जब मैं आंखें मूंदूं तो मुझे ये तसल्ली हो कि मेरा बेटा अपनी मंजिल पा चुका है। पिताजी। जा बेटा, हर नाम और गांव के लोग मेरी मदद कर देंगे। तू बस शहर जाओ और अपनी पहचान बना। ऊंची इमारतें, शोर और भीड़। अर्जुन सेठ धनराज के बड़े से अनाज भंडार के सामने खड़ा है। वो थोड़ा घबराया हुआ है। अच्छा, तो तुम हो वो मिट्टी के लाल जिसे सेठ जी ने गांव से उठाया है। देखो लड़के, यहाँ खेत की कुदाल नहीं दिमाग चलता है।
ये हिसाब किताब की बही खाता है, जरा सी गलती हुई तो सीधे जेल होगी। मुनीम जी, मैं सीखने आया हूँ, गलती होगी तो सुधार लूंगा, पर मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा। देखेंगे, कल सुबह 4 बजे मंडी की पहली खेप आएगी, सारा वजन और हिसाब तुम्हें ही देखना है। मंडी सैकड़ों बोरियां आ रही हैं। अर्जुन लगातार लिख रहा है। तभी वो देखता है कि कुछ बोरियों में अनाज के साथ कंकड़ मिले हुए हैं और वजन करने वाला आदमी कांटा मार रहा है। अर्जुन बाबू, ये सब पुराने मुनीम जी के इशारे पर हो रहा है। आप चुप रहिए, आपका हिस्सा भी आपको मिल जाएगा। मेरा हिस्सा? मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने पसीने की कमाई खाई है। ये बेईमानी सेठ जी के साथ नहीं, उन किसानों के साथ है जिन्होंने खून जलाकर ये अनाज उपजाया है। अर्जुन तुरंत सेठ धनराज के पास जाता है। मोहन बीच में रोकने की कोशिश करता है। सेठ जी, ये लड़का भी नया है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये फालतू की शिकायतें कर रहा है। सेठ जी, ये रही वो पर्चियां और ये रहा वो अनाज। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद चलकर देख लीजिए। मोहन, तुमने बरसों से मेरा विश्वास तोड़ा है। आज इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अर्जुन अब सेठ जी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका है। वो अब धोती कुर्ता छोड़कर साफ सुथरे कपड़ों में है। उसने सेठ जी के व्यापार को नई तकनीकों से जोड़ा है। अर्जुन, तुमने 3 साल में मेरे कारोबार को 4 गुना बढ़ा दिया। अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं बल्कि मेरे साझीदार बनो। मैं चाहता हूं कि मंगलपुर में जो गोदाम बन रहा है उसके मालिक तुम बनो। सेठ जी, ये तो मेरा सपना था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मालिकाना हक ले सकूं। तुमने अपनी ईमानदारी से जो कमाया है वो किसी भी दौलत से बड़ा है। वो जमीन और गोदाम तुम्हारा है। बस एक शर्त है, उसका उद्घाटन तुम्हारे पिताजी करेंगे। मंगलपुर गांव। ढोल नगाड़ों की आवाज, एक बड़ी गाड़ी गांव की धूल भरी सड़क पर आती है। अर्जुन गाड़ी से उतरता है। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ता है। चंद अपने पुराने घर के बाहर बैठे हैं। उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, पर वे अपने बेटे की खुशबू पहचान लेते हैं। अर्जुन, मेरा बेटा आ गया? हाँ पिताजी, आपका बेटा लौट आया है। अब आपको कभी कुदाल नहीं उठानी पड़ेगी। हरिचंद, देख, तेरा बेटा अब इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। आज ये अपनी दुकान और गोदाम का उद्घाटन करने आया। हरिचंद ग्रेन स्टोर के सामने फीता बंधा हुआ है। सेठ धनराज भी वहां मौजूद हैं। बेटा, ये सब तेरी मेहनत है। मैं तो बस एक मामूली किसान हूं। नहीं पिताजी, ये आपकी उस जिद का नतीजा है जो आपने खेत में दिखाई थी। अगर आप पसीना नहीं बहाते तो मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ नहीं आती। अगर आप मुझे शहर नहीं भेजते तो मैं आज भी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर बैठा रहता। हरिचंद फीता काटते हैं। रात का समय। दोनों बाप बेटा अपनी नई हवेली के आंगन में बैठे हैं। आसमान में सितारे चमक रहे हैं। अर्जुन, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, पर एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो, अपने पैरों के नीचे की इस मिट्टी को कभी मत भूलना। इसी मिट्टी ने हमें पाला। मैं कभी नहीं भूलूंगा पिताजी। इसीलिए मैंने तय किया है कि हमारे इस केंद्र पर किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। हम उन्हें सही दाम देंगे और खाद बीज के लिए कर्ज मुक्त मदद करेंगे। सचमुच मेहनत का फल देर से सही, पर जब मिलता है और तो पूरे समाज को महका देता है। मंगलपुर की मिट्टी ने आज एक नए इतिहास को जन्म दिया था। एक ऐसा इतिहास जहां मेहनत, ईमानदारी और पिता के आशीर्वाद ने गरीबी की रेखा को मिटा दिया था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।